नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष ज्योग्राफी में जो भूगोल है हम लोगों का, भूगोल में आज हम लोग ज्योग्राफी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो पढ़ रहे थे पिछले सेशन में, वह टॉपिक था हम लोगों का भूकंप, अर्थक्वेक। और उसी अर्थक्वेक को हम दोबारा इससे आगे की चीज़ों को समझेंगे कि भूकंप में और क्या चीज़ें समझने और जानने हैं हम लोगों को, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए देरी न करते हुए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यहीं पे हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा कि भूकंप की लहरें जो होती हैं, धरातल में जब कंपन होता है तो लहरें उत्पन्न होती हैं, और लहरें जब उत्पन्न होती हैं तो इन लहरों को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उस यंत्र को कहा जाता है भूकंप लेखी यंत्र, भूकंप लेखी यंत्र या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। भूकंप के तीव्रता को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे मर्केली पैमाना कहते हैं, क्योंकि इसका खोज मर्केली नहीं किया था। किसने किया था? इसकी खोज मर्केली साहब नहीं किया था, इसीलिए इसे मर्केली पैमाना कहा जाता है। 1902 ईस्वी में उन्होंने इसका खोज किया था और भूकंप की तीव्रता को मापने में यह प्रयोग किया जाता है। इस पे अंक 12 तक अंक अंकित होते हैं। इसके स्केल पे कितने अंक अंकित होते हैं? तो 12 तक अंक अंकित होते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। मर्केली पैमाने के ऊपर अंक कितने होते हैं? 12 तक अंकित होते हैं। और भूकंप की तीव्रता को मापने वाला प्रथम पैमाना किसे माना जाता है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाला प्रथम पैमाना किसे कहा जाता है? तो प्रथम पैमाना मर्केली पैमाने को ही कहा जाता है। इसे आप प्रथम पैमाना कहेंगे। प्रथम पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का कौन है? तो मर्केली पैमाना है। इसके बाद चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने रिक्टर पैमाना का यूज किया, और रिक्टर पैमाने भी भूकंप की तीव्रता को मापने में सहायक होते हैं। इस पे अंक 1 से 9 तक अंकित होते हैं। इसके स्केल पे कितने अंक होते हैं? 1 से 9 तक अंक अंकित होते हैं इसके ऊपर। इसे आप समझ लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। आइए हम सब इरेज करते हैं। आइए देखिए, हम भूकंप के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करने वाले हैं आपसे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। देखिए, भूकंप जब आता है ना, भूकंप आने से पहले कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अपने अनुभव के द्वारा। प्रकृति ने कुछ जानवरों को संकेत के लिए उन्हें बनाया, और वे संकेत को समझ लेते हैं और वे अपनी सूचना देना प्रारंभ कर देते हैं। मनुष्यों ने उसके बारे में भी अध्ययन किया। अध्ययन करते करते उन जानवरों को पहचाना। और भूकंप जब आने से पहले वायुमंडल में क्या होता है? एक रेडान गैसों की मात्रा बढ़ जाती है ना। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रेडान गैसों की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा बढ़ जाता है। इस बात को याद रखिएगा, रेडान गैसों की मात्रा बढ़ जाता है भूकंप आने से पहले। समझ गए? अब यहां पर आप देखेंगे कि भूकंप के दौरान क्या होता है? भूकंप के दौरान भूकंप केंद्र से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उस ऊर्जा को कहा जाता है, मतलब भूकंप के दौरान भूकंप केंद्र से जो ऊर्जा निकलता है उसे बोलते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भूकंप जब आता है तो उस समय जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा? भूकंप केंद्र से जो ऊर्जा निकलती है भूकंप के समय, उसे कहा जाता है प्रत्यास्थ ऊर्जा। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी इसे कहते हैं। इलास्टिक एनर्जी इसे कहा जाता है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को समान भूकंपीय
तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली स्थानों को क्या बोलते हैं? होमोसिस्मल कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं? होमोसिस्मल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? होमोसिस्मल कहा जाता है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? होमोसिस्मल कहा जाता है प्यारे दोस्तों। इस बात को याद रखेंगे आप, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के में अधिकांश भूकंप कहां पे आते हैं? विश्व में पूरे विश्व में धरातल के ऊपर सबसे अधिक भूकंप की यदि बात किया जाएगा तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में आते हैं। सबसे अधिक भूकंप कहां पे आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं। सबसे अधिक भूकंप कहां पर आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं प्यारे साथियों। कहां पे आते हैं? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं। मतलब लगभग यदि कहा जाए तो 68% या 70%, 68% या 70% भूकंप जो हैं वे प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं। कहां पे आते हैं? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं प्यारे दोस्तों। एक और डाटा है कि 40% भूकंप, 40% जो भूकंप होते हैं वे सागर, द्वीपों और महासागरों के मिलन बिंदु पे आते हैं। 40% भूकंप कहां पे आते हैं? 40% भूकंप जो है ये द्वीपों, महासागरों, द्वीपों, महासागरों, महाद्वीपों के मिलन स्तर पे आते हैं। कहां पे आते हैं? 40% भूकंप द्वीपों मतलब जो आइसलैंड है, महासागरों, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के मिलन स्थल पे आते हैं, जहां पे इनका मिलान होता है। जैसे जहां पर जो तटीय क्षेत्र होते हैं, महासागर से लगे हुए जो तटीय क्षेत्र हैं महासागरों के, समुद्रों के, वहीं पे भूकंप 40% आते हैं प्यारे साथियों। और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जितना भूकंप धरातल पर आता है उसका 68 या 70% जो है भूकंप कहां पे आता है? प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में आता है। और जब भूकंप आता है तो सबसे अधिक नियर अबाउट 80% क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प निकलता है प्यारे साथियों। क्या निकलता है? जलवाष्प। भूकंप जब आता है तो 80% लगभग जलवाष्प ही निकलता है, उसमें से बाकी मैग्मा, लावा इत्यादि निकलते हैं। मैग्मा, लावा, राख इत्यादि निकलते हैं, जबकि 80% केवल जलवाष्प निकलता है। ये भूकंप से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं। अब हम लोग आइए टाइप ऑफ तरंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो वेव्स होते हैं, वेव्स कितने प्रकार के होते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 40% भूकंप जो होता है वे द्वीपों, महासागरों, महाद्वीपों के मिलन स्थल पे आते हैं। और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में लगभग 68% भूकंप आते हैं। पूरे धरातल पर जितने भी भूकंप की घटना होती है 68% भूकंप जो है वे केवल प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं। और भूकंप जब आता है तो 80% केवल जलवाष्प ही निकलते हैं उसमें से। बाकी 20% में आपके लगभग क्या होते हैं? राख होता है, मैग्मा होता है, लावा होता है, मेल्ट चट्टानों के जो अवशेष होते हैं द्रव के रूप में वे निकलते हैं प्यारे साथियों। तो ये सब चीजें निकलती हैं। ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो ज्वालामुखी उद्गार में भाई भूकंप में तो कंपन हुआ, तो कंपन होने के बाद जो है यह देखा जाता है कि जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार जब वोल्केनो इरप्शन होगा तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में 68% भूकंप आते हैं। और वहां पर 80% जो जलवाष्प निकलता है ज्वालामुखी के समय। किसके समय? ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के समय 80% आपकी क्या निकलता है? जलवाष्प ही निकलता है। इस बात को भी मत भूलिएगा, क्योंकि ज्वालामुखी आने का भी एक बहुत बड़ा कारण भूकंप माना जाता है।
ज्वालामुखी आने का भी एक बहुत बड़ा कारण भूकंप माना जाता है। और जब भी ज्वालामुखी होता है आता है तो 80% जलवाष्प ही निकलता है। प्यारे साथियों, इस बात को भी आप भूलेंगे नहीं, लिख लेंगे इसे, समझ गए। आइए अब हम सब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि और पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है। तो टाइप ऑफ वेव्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तरंगों के प्रकार की चर्चा करेंगे। देखिए, भूकंप जब आता है ना, तो भूकंप जब आता है तो यहाँ पर 3 प्रकार के तरंग प्रारंभ होती हैं। सबसे पहले तो 2 बातों को आप और समझेंगे। क्या समझेंगे? 2 बातों को और आपको समझना है। देखिए, भूकंप जहां पर आरंभ होता है, भूकंप जहां आरंभ होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भूकंप मूल। क्या बोलते हैं? भूकंप मूल उसे कहा जाता है, या उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं। उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है, जहां से भूकंप प्रारंभ होती है। प्यारे साथियों, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यह जो है आपका भूकंप यदि यहाँ से प्रारंभ हो रहा है तो कई क्षेत्रों में जाता है, कई दिशाओं में जाता है, समझ गए। तो कई दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से भूकंप यदि प्रारंभ हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे ही हम कहेंगे प्यारे साथियों कि भूकंप मूल इसे कहा जाता है, या उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है। उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है इस भाग को। और जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, इसे क्या कहा जाता है? जहां पर धरातल पे जहां भूकंप की तरंगें पहली बार पहुंचती है, उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तो उसे कहा जाता है आपका जो है सो भूकंप केंद्र, मतलब अधिकेंद्र इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। उत्पत्ति केंद्र जहां प्रारंभ हुआ और धरातल पर जहां पर सबसे पहले पहुंचा उसे कहते हैं अधिकेंद्र। यह आपका धरातल है। क्या है? धरातल है। और यह आपका जो है सो केंद्र है, जहां से प्रारंभ हो रहा है। तो भूकंप जहां से उठेगा उसे भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र, और जहां पर धरातल पर सबसे पहले पहुंचेगा उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं उसे। अधिकेंद्र मतलब ईपी सेंटर। अधिकेंद्र का मतलब क्या होता है? ईपी सेंटर होता है। ईपी सेंटर क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र का मतलब ईपी सेंटर, और भूकंप मूल का मतलब, उत्पत्ति केंद्र का मतलब होता है सिस्मिक फोकस। क्या होता है? सिस्मिक फोकस इसे कहा जाता है। सिस्मिक फोकस यहाँ इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिस्मिक फोकस, और इसे क्या कहते हैं? ईपी सेंटर इसे कहा जाता है। ईपी सेंटर प्यारे साथियों, समझ गए। देखिए, भूकंप जब आता है, ये भी आप समझ गए महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं कि भूकंप देखिए जब आया तो इसमें 3 तरह की तरंगें आती हैं। 3 तरह की तरंगों को विद्वानों ने अध्ययन किया। 3 प्रकार की तरंगों देखे। पहला जो होता है पी तरंग होता है। क्या होता है? पी तरंग पहला होता है प्यारे साथियों। क्या होता है? पी तरंग पहला होता है। देखिए, पी तरंग जो होता है इसे किन नामों से जाना जाता है, इसे पहले हम लोग इसे देखेंगे। पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग इसे कहते हैं, है ना। प्राइमरी वेव्स भी इसे कहा जाता है। और क्या कहते हैं? इसे अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग भी इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग भी इसे कहते हैं। अनुदैर्घ्य मींस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है प्यारे साथियों, समझ गए। देखिए, यह जो होता है यह जो है सो आपका जो प्राथमिक तरंग, जो पी तरंगे हैं आपके, जो प्राथमिक तरंग होता है प्यारे साथियों, ये ध्वनि तरंग की तरह होते हैं। किसके तरह होते हैं? ध्वनि तरंग के समान यह संचरण करता है। ध्वनि तरंग के समान यह संचरण करता है। क्या करता है? ध्वनि तरंग की भांति यह संचरण करता है। ध्वनि तरंग के समान, ध्वनि तरंग के समान यह क्या करता है? संचरण करता है प्यारे साथियों। क्या करता है? ध्वनि तरंग के समान यह संचरण करता है, मतलब प्रोपोगेशन करता है। जो प्रोपोगेशन है किसके अनुसार करता है? तो ध्वनि तरंगों के समान यह क्या करता है? तो ध्वनि तरंगों के समान यह संचरण करता है प्यारे साथियों।
इसीलिए क्या होता है कि तथा कणों का दोलन जो होता है वह सीधा होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो इसमें कणों का दोलन होता है या संचरण होता है इसमें, ठीक ना, तो किससे होता है, तो इनका सीधा होता है। इस तरंगों में दबाव पड़ता है, क्या बोलते हैं, इस तरंगों में दबाव पड़ता है, क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है इसमें, समझ गए, दबाव पड़ता है। पी तरंग में क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, इसीलिए इसे कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं प्यारे साथियों, क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल वेव्स इसे कहा जाता है, कंप्रेशनल वेव्स इसे कहा जाता है, कंप्रेशनल वेव्स इसे कहा जाता है, क्योंकि दबाव इसमें पड़ता है, पी तरंग में दबाव ज्यादा पड़ता है, इसीलिए इसे कंप्रेशनल वेव्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं। इनकी गति अगर देखी जाए तो इनकी औसत गति जो होता है, इनकी औसत गति प्यारे साथियों बात किया जाएगा कि पी तरंग की जो औसत गति क्या होता है, तो पी तरंग की औसत गति जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी औसत गति होती है। कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी औसत गति होती है। देखिए जो इनका जो गति होता है ना, विभिन्न चट्टानें होती हैं, विभिन्न चट्टानों में भाई घनत्व अलग अलग होता है, तो विभिन्न घनत्व वाली चट्टानों में इनकी गति अलग अलग होती है। विभिन्न घनत्व वाली चट्टानों में इनकी गति अलग अलग होती है। जो पी तरंग है, पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं, इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। इनकी जो गति होती है ध्वनि तरंगों के समान ये संचरण करते हैं, और जब दबाव पड़ता है इसलिए इसमें दबाव पड़ता है ज्यादा, इसलिए इसे कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं। इनकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और विभिन्न घनत्व वाली चट्टानों में, विभिन्न डेंसिटी वाले जो रॉक्स होते हैं उनमें इनकी गति अलग अलग मापी जाती है, अलग अलग होती है प्यारे साथियों। किसी भी स्थान पर भूकंप यदि आता है तो सबसे पहले पी तरंग ही पहुंचता है। किसी भी स्थान पर सबसे पहले पी तरंग ही पहुंचता है। सबसे पहले पी तरंग ही पहुंचता है प्यारे साथियों। और यह जो तरंग है आपका, यह तीनों माध्यम से गुजर सकता है, तीनों माध्यम से यह गुजर सकता है, तीनों माध्यम से गुजर सकता है प्यारे साथियों। चाहे वह ठोस हो, चाहे वह द्रव हो, चाहे वह गैस हो, तीनों माध्यम से यह गुजर सकता है। पी तरंग तीनों माध्यम से गुजर सकता है, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से। और किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचने वाला कौन सा तरंग है, तो पी तरंग ही है जो किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचता है। समझ गए, ये है आपका पी तरंग। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट आप लोग इसे इसका ले लिए होंगे प्यारे साथियों। आइए हम सब इस तरंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो इस तरंग की बात करते हैं, जो इस तरंग भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरंग क्या है, तो इस तरंग की बात यदि किया जाएगा तो इस तरंग को कहते हैं यश तरंग, मतलब इसे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं इसे। आड़ी तरंग, गौड़ तरंग, आड़ी तरंग, गौड़ तरंग और अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इतने नामों से इसे जाना जाता है, सेकेंडरी वेव्स के नाम से जाना जाता है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ तरंग। इस तरंग को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, आड़ी तरंग कहते हैं, गौड़ तरंग कहते हैं और अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। इस तरंगों को समझ गए। इनका संचरण जो होता है, इनका संचरण जैसे पी तरंग का संचरण क्या देखे थे, पी तरंग का संचरण हम लोग सीधा देखे थे। क्या देखे थे, पी तरंग का संचरण या कणों का दोलन क्या होता है, सीधा होता है।
पी तरंगों का, प्राथमिक तरंगों का संचरण या दोलन, कणों का दोलन जो होता है ना, वो क्या होता है, सीधा होता है। लेकिन इस तरंग में जो है कणों का दोलन या संचरण जो होता है समकोणीय होता है। कैसा होता है, समकोणीय होता है प्यारे दोस्तों। कैसा होता है, समकोणीय होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, समकोणीय होता है। और जैसे पी तरंग आपका जो था ये ध्वनि तरंग की भांति होती थी, उसके विपरीत यहाँ पर जो एस तरंगे होती हैं प्यारे दोस्तों, जो एस तरंगे होती हैं ये प्रकाश के तरंगों की समान होती हैं। प्रकाश, इनकी जो तरंगे होती हैं वे प्रकाश की तरंगों के समान होती है, प्रकाश तरंगों के समान होती हैं इस तरंगे। कैसी होती हैं, इस तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति होती हैं। इनमें कणों का दोलन या संचरण समकोणीय होता है। कैसा होता है, समकोणीय होता है। संचरण का मतलब होता क्या होता है, तो प्रोपोगेशन, इनमें कणों का दोलन या प्रोपोगेशन, संचरण समकोणीय होता है और इनमें प्रकाश तरंगों के समान इनके तरंग होते हैं। समझाएगा, प्रकाश तरंगों के समान होते हैं। इनकी औसत गति यदि बात किया जाए कि औसत गति इनका कितना है, तो औसत गति इनका जो होता है प्यारे दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड इनकी औसत गति होता है प्यारे दोस्तों। ये ठोस से गुजर सकती हैं, ये क्या करती हैं, ये ठोस से गुजर सकती हैं लेकिन द्रव में लुप्त हो जाती हैं, द्रव में लुप्त हो जाती हैं। इस बात को याद कीजिएगा, जो एस तरंगे हैं ये ठोस में गुजर सकती हैं लेकिन द्रव में लुप्त हो जाती हैं। इस तरंगे द्रव में लुप्त हो जाती हैं प्यारे साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसे आप नोट कर लेंगे। आइए हम सब तीसरे तरंग की बात करते हैं। तो तीसरा तरंग है एल तरंग, जिसे धरातलीय तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल तरंग आपका है। एल तरंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक खतरनाक जो अगर कोई तरंग है तो एल तरंग ही माना जाता है प्यारे साथियों। कौन तरंग है, एल तरंग। एल तरंग क्या है, एल तरंग भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे कहा जाता है धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग इसे कहा जाता है। समझे, क्या बोलते हैं, धरातलीय तरंग इसे कहते हैं, या लंबे तरंगों के नाम से जाना जाता है। किसे जानते हैं, लंबी तरंग। लंबी तरंगों के नाम से इन्हें जाना जाता है। समझ आ गया। सरफेस और लॉन्ग वेव्स, सरफेस वेव्स और लॉन्ग वेव्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। धरातलीय तरंग और लंबी तरंग, सरफेस वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स के नाम से इन्हें जाना जाता है प्यारे दोस्तों। इसकी खोज सबसे पहले यदि बात किया जाए कि एल वेव्स की खोज किसने किया था, तो किसने किया था, H.D. लव ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, H.D. लव ने किया था प्यारे साथियों, H.D. लव ने किया था। ये धरातल तक ही सीमित रहती हैं। इनका सीमित यदि देखा जाएगा तो एल तरंग जो है यह धरातल तक ही सीमित रहते हैं। कहां तक, ये धरातल तक ही सीमित रहते हैं। आपके जो एल तरंग हैं ये धरातल तक ही सीमित रहते हैं। एल तरंग का खोज एच.डी. लव ने किया था। ये धरातल तरंग जो है, ये जो एल तरंगे हैं ये धरातल तक ही सीमित रहते हैं प्यारे साथियों। इसके बाद क्योंकि इनका जो होता है ये भी तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं, ये भी तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये भी तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें कंपन सर्वाधिक होता है। इनमें कंपन की गति यदि पूछा जाएगा तो सर्वाधिक होता है। समझ गए, इनमें कंपन की गति क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और ये सर्वाधिक विनाशकारी भी होती हैं। इन्हें विनाशकारी तरंग भी कहते हैं। विनाशकारी तरंग मतलब सर्वाधिक विनाशकारी तरंग,
सर्वाधिक विनाशकारी तरंग यदि कोई है तो एल तरंग है प्यारे दोस्तों। इतने पॉइंट इसमें याद रखना है। सर्वाधिक, क्योंकि आड़े तिरछे धक्का देते हैं। कैसे धक्का देते हैं? ए आड़े तिरछे धक्का देते हैं। फिर से देखिए, एल तरंग जो है ये धरातलीय तरंग, सरफेस वेव्स या लॉन्ग वेव्स कहते हैं। इनकी खोज एसडी लव ने किया था। यह धरातल तक ही सीमित रहते हैं। एल तरंग जो है धरातल तक ही सीमित रहते हैं। इनकी ये भी तीनों माध्यम से गुजर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। इनमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है और ये सर्वाधिक विनाशकारी भी होती हैं, क्योंकि आड़े तिरछे धक्का देती हैं। समझ गए? एक थे आपके गुटेनबर्ग। एक गुटेनबर्ग महोदय थे, आप लोग इसे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। एक आपके थे गुटेनबर्ग महोदय। गुटेनबर्ग महोदय ने एशिया माइनर में एक बार भूकंप आया था। एशिया माइनर में जो भूकंप आया था, उस भूकंप को एक रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने का काम जो है, समझ गए, या एशिया माइनर में आया था एक भूकंप आपका जो है एशिया माइनर में। और गुटेनबर्ग ने, किसने? गुटेनबर्ग ने क्या किया? बिसर्ट गुटेनबर्ग ने क्या किया कि एक जो है 9 फरवरी 1909 को एशिया माइनर में एक भूकंप आया था। उस भूकंप को रेखा चित्र के द्वारा इन्होंने प्रदर्शित किया। किसके द्वारा? रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया इन्होंने। रेखा चित्र के द्वारा इन्होंने प्रदर्शित किया प्यारे दोस्तों। रेखा चित्र के द्वारा जब इन्होंने प्रदर्शित किया तो इन्होंने बताया कि इस तरह से जब इन्होंने आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद इन्हें देखने को मिला कि जब ये आगे बढ़े इस तरीके से, इन्होंने इस तरीके से देखा, इन्होंने कंपन को अंकन किया रेखा चित्र के माध्यम से। ए आपका एल वेव्स है, क्या है? ए आपका एल वेव्स है। ए आपका जो है सो एस है, क्या है? ए आपका जो है सो या एस है, या एस है, ये आपका पी है। इसी यही ग्राफ होता है। गुटेनबर्ग ने इसी ग्राफ को इंडिकेट किया था। इसी ग्राफ को इंडिकेट किया था प्यारे दोस्तों, एक फिगर के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से उन्होंने किया था। एशिया माइनर में जो भूकंप आया था 9 फरवरी 1909 को, बिसर्ट गुटेनबर्ग ने रेखा चित्र के माध्यम से इसकी प्रस्तुति करने का प्रयास किया कि जो पी तरंग होते हैं, जो पी तरंग हैं यहाँ होते हैं और ए सीधे होते हैं, और इस तरंग में इसमें समकोणीय स्थिति होती है। और एल तरंग जो होते हैं, एल तरंग में ज्यादा आड़े तिरछे धक्का देते हैं। ए तरंग को महसूस किया गया था। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि प्रारंभ में हल्का या कमजोर तरंग आते हैं। प्रारंभ में क्या होता है कि प्रारंभ में कमजोर या हल्का तरंगे आती हैं, जिन्हें पी वेव्स कहा जाता है, पी तरंग कहा जाता है। उसके कुछ देर के बाद शांत समय आ जाता है। उसके शांत समय होने के बाद कुछ समय के बाद फिर से जो है सो तरंग उत्पन्न होते हैं। फिर से कंपन प्रारंभ होता है, जो एस वेव्स होता है। क्या होता है? जो एस वेव्स होता है प्यारे साथियों। और उसके लगभग 3-4 मिनट के बाद लगभग जो है एक अधिक एकदम लगातार एक तरंगे आती हैं, जो एल तरंगे होती हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं प्यारे साथियों। तो भूकंप से संबंधित आपने इन महत्वपूर्ण तत्वों को समझा और देखा और जाना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो मैं आशा करता हूं आप सभी से नोट कर लिए होंगे और अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखिएगा प्यारे साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आप लिखिएगा कि कैसा लगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे तक वीडियो भी पहुंचे, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लाभ उठा सके प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।